एक मुलाकात जफ़र सरेसवाला के साथ। दोस्तों, जफ़र सरेसवाला वो हस्ती है जो मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, मगर एक वक्त था उन्होंने मोदी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई थी, मुल्क हिंदुस्तान में ही नहीं मुल्क के बाहर भी। मगर ऐसा क्या हुआ, एक बार मुलाकात हुई और क्या बात हुई। और दोस्तों, हमने उनसे सवालात किए कि गुजरात का मुसलमान, अहमदाबाद का मुसलमान अपने आप को कहाँ देखता है, वो किस पार्टी के साथ जाए, हर पार्टी उसे यूज़ करती है, तो उन्होंने किस पार्टी का सजेशन किया और मुसलमान के हालात कैसे बदलेंगे, मुसलमानों को किस फील्ड में आगे आना होगा, ये तमाम बातें हमने उनसे पूछी और उसके उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। विरोधी थे और अचानक से आपने एक सवाल पूछ लिया, इफ देयर इज नो जस्टिस। एक सवाल नहीं पूछा, 2.5 घंटे की बात थी, आप पूरा इंटरव्यू सुनिए, एक बात मत निकालो, यही है मुसलमान। तो वो पीस और अमन की जो बात है, आज हम 21 साल में भी गुजरात में नहीं देख रहे, ना एक एकेडमी बन रही, एक सेंटर बन रहा है। यूनिवर्सिटी की बात तो बहुत दूर की है, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी आप वाइस चांसलर रहे हैं। अगर हम यहाँ यूपीएससी का एक सेंटर शुरू नहीं कर सकते गुजरात में मुसलमानों के लिए, स्कूल तो बन रही है, एक हाई स्कूल आज भी जुहापुरा में नहीं है सर, मुसलमानों की एक इंग्लिश स्कूल आज भी जुहापुरा में नहीं है। तो 21 साल में ना हम फीस देख पा रहे हैं, तो फिर आप जरा जाइए, मैं आपको बोल रहा हूँ 2002 में मुसलमानों का क्या हाल था। देखो, वो तो मैंने पहले ही कहा था कि कोई मदद के लिए सुन लीजिए, की बात कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना हाथ जगन्नाथ वाली बात की है मैंने। बात कही कि मुसलमान पॉलिटिकली अछूत क्यों हो गया, तो देखिए, किसी भी कौम का जो भी हाल होता है, किसी भी कौम का जो भी हाल होता है, तो वो अपने अलावा कोई जिम्मेदार नहीं होता। मेरी जो भी पोजीशन है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, कोई और जिम्मेदार नहीं है सिवाय मेरे। अब जो आपने सियासी उसकी बात बताई कि हम लोग धीमे धीमे, तो ये कोई नया नहीं है, 1952 से शुरू हो गया है। भाई आप मुझे बताइए, आज़ादी के फ़ौरन बाद जो पहला इलेक्शन हुआ, तब तो बीजेपी नहीं थी, बिल्कुल, तब भी कितने मुसलमानों को टिकटें दी गई थी, अगर आप हिसाब लगाएंगे तो तब भी 10% से कम मुसलमानों को टिकट दी थी, 5 या 7% कांग्रेस पार्टी ने कभी दी। और वही हाल है, यानी गुजरात में बीजेपी तो अभी आई, ये 20, 25, 30 साल में एक दौर ऐसा था कि एक बोलते ना कि एक मैं क्या बोलूं, नाम लो गया, एक कुत्ते को भी अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती तो वो भी जीत जाता, है ना। वो दौर में भी क्या इन्होंने कभी भी मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है, इतनी टिकटें दी हैं? तो ये तो डिप्लेशन जो है, ये तो आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया था। एक ही बार तारीख में मुसलमान जो है 50 या 51 एक बार आए 526 में से, यानी जब बीजेपी नहीं थी तब की मैं बात कर रहा हूं। तो मुसलमानों का शुरू से, जो आज़ादी के बाद से ये रोल रहा कि भाई मुसलमान को वोट में लेना, पॉलिटिकल पावर में उसको कभी भी भागीदार नहीं बनाना, ये तो तब से चला आ रहा है। आप मुझे बताइए ना कि मौलाना आज़ाद का जवाहरलाल नेहरू से या सरदार पटेल से आज़ादी में कंट्रीब्यूशन कोई कम है? भाई जिस वक्त हिंदुस्तान की आज़ादी हुई तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे? क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुई उस वक्त कौन थे? लेकिन मौलाना आज़ाद को क्या दिया आपने? तो ये डिप्लेशन जो है मुसलमानों का, ये तो आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया था। इसलिए ये होते 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 और फिर एक मुसलमान बन गया एक पार्टी का वोट बैंक, और वही तो गलती हमारी है। हदीस पाक में यह आता है कि मोमिन 2 बार एक बिल से नहीं डसा जाता। भाई एक बार आपने गलती की, ठीक है, दोबारा आप एक ही गलती सालों से करे आ रहे हो और जिम्मेदार किसी को ठहराते हो। गलती तो हमारी है, हम बने उनके आले। आप मुझे बताइए ना कि आपको लिया इन्होंने। दूसरा मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह तो अनरिटन लॉ तो आजादी के बाद से है। आपने कभी आर्मी जनरल मुसलमान को देखा है? एक आध कभी एयरफोर्स का 70 साल में एक आध आ गया होगा, नेवी में आईबी का चीफ, रॉ का चीफ, आईबी का चीफ एक मरतबा 70 साल में आया, डिफेंस मिनिस्टर। तो बाज चीजें तो अनरिटन लॉ थी कि मुसलमान वहां जा ही नहीं सकता। तो ये कब था?
क्या बीजेपी थी तब? तो एक किसी को ये हमको एक दे दिया हुआ कि भाई ये है तो मोदी को बोलो, ये है तो आरएसएस ने। अरे भाई किसने किया? दूसरा, कानून इस मुल्क के अंदर जो आज हम लोग जिसके बारे में जो बात करते हैं वो बीजेपी लाई? कौन लाया? सबसे खतरनाक कानून, हमारी निगाह भी नहीं गई उस पर, एक लेके आई है कांग्रेस पार्टी 1966 में, एनिमीज एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें वो मुसलमान जो बेचारे चले गए थे उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर, जबकि उनके बच्चे हैं। एक बहुत ही मशहूर तो है महमूदाबाद का जो केस है कि वो बाप चला गया था, बच्चे यहां हैं, पूरा खानदान यहां है, उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेना। तो ये किसने किया? बल्कि ये कांग्रेस पार्टी ने तो इतना खतरनाक काम किया जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट में वो जीते, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि भाई ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए इनको, वारसदारों को, तो वो उनको ना मिले तो उसके लिए चिदम्बरम साहब ये लेकर आए, जो पार्लियामेंट में क्या लेकर आते हैं, ऑर्डिनेंस। तो हमको यही नहीं मालूम कि आपके साथ धोखा कौन कर रहा है। आप मुझे बताइए, टाडा इस मुल्क में कौन लाया? अच्छा, टाडा जब लाए तो क्या कहा गया था कि सिख टेररिज्म के लिए, आप हिसाब लगा लो 35 साल के अंदर कि वो टाडा में कितने सिख गिरफ्तार हुए और कितने मुसलमान हुए। बल्कि आज भी 25-25, 30 साल के बाद मुसलमान बाइज्जत बरी हो रहे हैं, जिनको गिरफ्तार किसने किया है? ये यूएपीए का कानून जिसका बहुत आता है, ये लेके कौन आया है? चिदम्बरम लेके आए। अमित शाह ने तो उस पर अमेंडमेंट किया है। ये कानून कौन लेकर आया? तो हमको यही अकल नहीं है, यही समझ नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, तो आप उनसे डील कैसे करोगे? तो ये जो डिप्लेशन जो है ये कोई आज का नहीं है। गुजरात, हम बैठे हैं यहां पर, भाई यही गुजरात में 18-19 मुसलमान होते थे, 16-17 एमएलए होते थे ना आपके, 20 को टिकट मिलती थी, कम करते करते इन्होंने कितनी कर दी? अब 3 को देते हैं। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के तो छोड़ दीजिए, जो आपके वोट पे यानी जो जिंदा हैं वो आपको क्या करते हैं? आप वहां चले जाओ, मुस्लिम यादव जिनका खेल है, वहां पहले ही दिन आपको मार देते हैं। मुसलमान जो है 18% है और यादव है 12%, लेकिन हैं 7.8%, बराबर है 8%। टिकट कितनी मिलती है मुसलमानों को और कितनी मिलती है यादव को? वहीं आप वहां जाओ, बिहार, मुस्लिम यादव लालू साहब का, वही वहां भी 18-19% मुसलमान और यादव 11%। टिकट वहीं आपको धोखा होता है। जब ये साथ में लड़े थे ना इलेक्शन 2015 में, नीतीश कुमार और आरएलडी, वोट मुसलमानों के लेकर आए, टिकट में ही पहले तो मार दिया आपको डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके बाद वोट आपके। हुकूमत में क्या दिया आपको? एक सिद्दीकी कौन थे जिनको फाइनेंस मिनिस्टर दिया, और वो भी कौन सा दिया मालूम है? इंप्लीमेंटेशन का पावर चीफ मिनिस्टर के पास, यानी आपको दिखाने के लिए एक आपका फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये खिलवाड़ तो आपके साथ हो ही रहा है, पूरे मुल्क में हो रहा है। तो मैं इसलिए ये सब चीजों को देखते हुए मैं ये समझा कि हमको जो है ना, अब बोलते हैं ना, अपने ड्राइंग बोर्ड में वापस जाने की जरूरत है। होता है ना भाई, ठीक है चला गया भाई, जैसे एक कारोबार लेके बैठता है, हम लोग दुकान चलाते हैं, आप लोग भी कोई बिजनेस करते होगे, तो 1-2 महीने के बाद हम हिसाब किताब लेते हैं ना कि भाई कितना आया, कितना गया, क्या गलती हुई, क्या मैं जो सामान रख रहा हूं वो गलत है, या मेरे बोलने का अंदाज गलत है, या मेरा स्टाफ सही नहीं होता है ना। आदमी 2-3 महीने के बाद देखता है। हम यार कैसे हैं कि 70 साल से एक चीज चल रही है, हमने उसकी तरफ देखा भी नहीं कि भाई गलती क्या है। तो मैं समझता हूं कि हमको ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाने की जरूरत है, और मैं अपने जो मसाइल हैं उनको 2 उसमें तकसीम करता हूं। एक मसला मेरा वो है कि जो मैं बगैर दूसरे की मदद के नहीं कर सकता, और एक मसला मेरा ऐसा है कि जो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूं। सियासत वाली जो बात आपने कही, वो मसला तो ऐसा है कि मैं डिपेंडेंट हूं इन पर या उन पर। अब वो आपको टिकट ही नहीं देंगे तो आप करोगे क्या? तो एक वो है। दूसरा मसला ऐसा है हमारा तालीम का, और मैं उस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये हो क्यों रहा है हमारे साथ। इसलिए कि देखिए, जो कौम बेपढ़ी लिखी होती है वो पॉलिटिकल फुटबॉल ही रहेगी। ये क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, सीधा एग्जांपल। अभी यूपी फॉर एग्जांपल, आपको धर देंगे फायरिंग रेंज में, है ना, आपको धरेंगे कि मुसलमान वोट, मुसलमान ये, और कल को योगी साहब आ गए तुम्हारे सामने होते हुए भी, आप मुझे बताओ कि वो उनके सामने चेहरा कौन आएगा कि मेरे को हराने में कौन था?
जबकि तुम हरा भी नहीं सकते गुजरात में। तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों को सियासत के बारे में, यानी अब मैं ये नहीं कहता कि सियासत के बारे में ना सोचे। हमारे घर की जो औरत होती है ना, जो हाउसवाइफ, उससे मैं समझता हूं कि सीखना चाहिए। उसको मालूम है कि भाई मेरा मियाँ जो है या मेरा हस्बैंड है 10,000 रुपये लेके आया है। अब वो 10,000 में तय करती है कि कौन सी चीज़ सबसे पहले खर्च करनी है, कौन सी सेकंड में। तो वो प्रायोरिटी जानती है हमारे घर की औरत। मैं समझता हूं कि वो प्रायोरिटी उससे सीखने की ज़रूरत है कि मेरी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ पहले, कौन सी चीज़ दूसरे। हाँ, ये सियासत भी है, लेकिन हम ये अब तय करें कि प्रायोरिटाइज किसको करना है हमको। और जब तक कि हम अपनी प्रायोरिटीज तय नहीं करेंगे, ये रिपीट होता चला जाएगा और आप वहीं रहोगे। तो मैं, आपने जो तालीम और तरबियत की जो बात की, तो मैं सालों से जो मेरा तजुर्बा है ज़मीन पर, ऑलमोस्ट मेरे 30 साल मुल्क में गुजरे हैं। अक्सर हिंदुस्तान के स्टेट में जाना हुआ, बहुत सारे शहरों में जाना हुआ, देहातों में जाना हुआ। तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं पिछले 5-7 साल से कि भाई, बोलते हैं ना 10 हैं मेरे, वो ऊँट क्या बोलते हैं, ऊँट ना तो 18 वहाँ का, हमारे यहाँ कहते हैं। तो अब कहाँ से मैं शुरू करूँ, मेरे मसले हैं। तो भाई ऐसे मसले से शुरू करो जो मैं खुद कर सकता हूँ, जिसमें मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और वो है तालीम। आप मुझे बताइए कि हमें तालीम याफ्ता होने से कोई रोक सकता है? दुनिया की कोई ताकत? जो इम्तिहानात होते हैं, यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है या जो पब्लिक सर्विस जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं, उन इम्तिहान में बैठने से हमको कोई रोक सकता है? आला से आला तालीम हासिल करने में हमको कोई रोक सकता है? तो मैं समझता हूं कि हमको अपने प्रायोरिटी को बदल कर अभी हमको लग जाना चाहिए। जो बोलते हैं ना, घोड़े के चश्मे पहनकर। मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मैं उनको बोलता हूं जो भी पढ़ना है पढ़ो। अरे ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ो, लेकिन वो ज्योग्राफी के ऐसे मास्टर बनो कि दुनिया में कोई लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पे कोई बात आए तो भाई ये फलां जो है अहमदाबाद का नौजवान है, इसको बुलाना पड़ेगा। संस्कृत पढ़ना है, अरे भाई ये श्लोक में यार समझ में नहीं आती, भाई वो अहमदाबाद या सूरत का वो नौजवान है, उसको बुलाना पड़ेगा। यानी हम जो तालीम हासिल करें, आज ही मैंने एक मेरे बहुत सारे नौजवान कनेक्टेड हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के खातून थी, मैंने उसको बोला, वो एमडी कर रही है, मैंने कहा आपको है ना, आप जिस फील्ड में हो अभी उसी में आगे जाना है आपको, और आपको सुपर स्पेशलिस्ट से कम से पहले वापस नहीं आना है। देखिए ये यहूदी कौम, मेरा इसलिए कि इंग्लैंड में और अमेरिका में रहना हुआ है, अगर आप तारीख उठाकर देखें, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, टिल 1900 यहूदी जो है ना, मैनहट्टन जो न्यूयॉर्क का जो रियल हब है, वहाँ मैनहट्टन में 1900 तक वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे। ये हाल था जर्मनी में जो हुआ, वो हमारे सबके सामने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वावेले नहीं किए, शोर नहीं मचाया, उन्होंने क्या किया, बैक सीट ली। और आज आप देखिए, मैं बहुत करीब से मैंने देखा है, इंग्लैंड फॉर एग्जांपल, जहां सिर्फ 2.5 लाख यहूदी हैं, हर सियासी पार्टी में आपको यहूदी मिलेगा। लेबर पार्टी में भी टॉप पोजीशन पे यहूदी है, कंजर्वेटिव में भी है, ग्रीन पार्टी में भी है, कम्युनिस्ट पार्टी में भी है, वो यहूदी मिलेगा आपको। तालीम में जज यहूदी होगा, लॉयर यहूदी होगा, फिल्म स्टार यहूदी होगा, फिल्म प्रोड्यूसर यहूदी होगा, म्यूजिशियन यहूदी होगा, साइंटिस्ट भी, डॉक्टर भी, हर फील्ड के अंदर उन्होंने महारत हासिल की। और मैं आपको एक बात बोलता हूं कि अब जो मैं आ रहा हूं अपनी बात पर, कि जिस कौम में काबिलियत पैदा हो जाती है ईमानदारी और अमानतदारी के साथ, उसको दुनिया की कोई ताकत पीछे कर ही नहीं सकती। आप काबिलियत पैदा कर लो, ईमानदारी और अमानतदारी, ये रेयर कॉम्बिनेशन है। ये जिस दिन हो गया ना, तो आज जो आपको हाशिए पे रख रहे हैं, वो कल आपके घर पे लाइन लगाएंगे आपको ले जाने के लिए। भाई देखो, हर एक को काबिल लोग चाहिए, हर एक को। और ईमानदारी तो ऐसा रेयर कमोडिटी है आज। बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत होशियार है, ईमानदार नहीं है, तुमको अल्लाह ने वो दी है कि भाई नहीं, अल्लाह मुझे देख रहा है। ये आपकी काबिलियत के साथ ये दो चीज़ें अगर आ गई ना आपके पास, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि लोग खटखटाएंगे आपके दरवाजे पे, ले जाएंगे आपको कि नहीं यार यही चाहिए हमको। तो मैं समझता हूं कि हमको ड्राइंग बोर्ड पे जाकर जरूरत है। भाई देखो, सियासत में तो ये बोलता हूं जिसको करनी है करो, क्योंकि आप उस मैदान में ही नहीं हो, अभी हो ही नहीं ना। आप मुझे बताओ, आप किसी को ला सकते हो या किसी को ले जा सकते हो? अभी आपके गुजरात में कितने, 3 हैं, 4 हैं? 3। अभी जो माहौल चल रहा है और जो लोग आने वाले हैं यहां गुजरात में इलेक्शन लड़ने के लिए, तो मुझे लगता है 3 का 1 भी हो जाएगा। सियासत में मैं एक बात जो आपको भी मैंने कही थी, जो मैं कहता हूं
कि देखिए अगर सियासत में आपको अपना नाम बनाना है तो ये मुस्लिम सियासत से नहीं हो पाएगा। भाई मौलाना आज़ाद थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, क्या मौलाना आज़ाद को कभी भी हिंदुस्तान में किसी ने मुस्लिम लीडर कहा? लीडर थे। रफ़ी अहमद किदवाई लीडर थे। भाई सोनिया गांधी हैं, कोई कहता है कि कैथलिक लीडर हैं, लीडर हैं। नरेंद्र मोदी साहब